हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका भाई, आपका दोस्त वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लड़का बाय संजीव जैन। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्टाफिंग क्या होती है और स्टाफिंग के अंदर हमारे प्रोसेस क्या थे। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन में थोड़ा सा बता देता हूं कि स्टाफिंग क्या होती है। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग अ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एज पर द क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना। मैंने पहली वीडियो में सारी चीजें क्लियर की थी। आज हमारी वीडियो नंबर 2 बन रही है। मैंने आपको ये प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस था इसका रिक्रूटमेंट। मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर अप्लाइंग द जॉब्स। लोगों को इन्फ्लुएंस करना। लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? लोग इन्फ्लुएंस होते हैं न्यूज़पेपर्स के थ्रू, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक हो गया। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में दो पॉइंट आते हैं हमारे। एक आता है ट्रांसफर और एक आता है हमारा प्रमोशन। ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंज इन सैलरी, विदाउट चेंज इन ऑथोरिटी एंड विदाउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। फिर मैंने आपको प्रमोशन भी बताया था कि प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट with change in salary, with change in authority and with change in responsibility। ये lowest rank to highest rank, ये आपको पहली वीडियो में क्लियर किया था। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में आना था कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन बाहर से, इंटरनल नहीं, बाहर से कैसे लोगों को अपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट करती है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहला है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, सेकंड है कैजुअल कॉलर्स, थर्ड है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फोर्थ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और गेट हायरिंग, फिफ्थ है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, देन उसके बाद है वेब पब्लिशिंग एंड देन उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक और भी हो सकता है प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज, इसको भी हम बोल सकते हैं। अब मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कैंपस रिक्रूटमेंट ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, जहां पर बाहर से हमें कैंडिडेट्स को अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? जो बच्चे हायर डिग्रीज लेते हैं, कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, जैसे एचएम वगैरह करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो उन कॉलेजेस को, उन प्रोफेशनल कॉलेजेस को विजिट करती हैं और वहां पर बच्चों को उनकी डिप्लोमा और डिग्री पूरी होने के बाद जॉब ऑफर कर देते हैं। ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मेथड है, जिसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट, अंडर दिस मेथड people, I mean candidates are hired by the companies by going in the organization and they give the offer and they offer the job to the candidates when they have completed their degree as well diploma। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? कैजुअल कॉलर्स ये वो लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ये अपने रिज्यूमे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में लगाते रहते हैं और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसीज राइज होती हैं, उनको जरूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस को कंपनीज यूज कर लेती है। तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। ये वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी एप्लीकेशंस लगाते रहते हैं और जब कंपनी को पर्सन्स की जरूरत होती है, कैंडिडेट की जरूरत होती है, तो कंपनी इन एप्लीकेशंस को यूज करती है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया। सेकंड कैजुअल कॉलर्स हमारा हो गया। थर्ड आया रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर टीचर्स पहले से ही काम कर रहे हैं। अब अगर स्कूल के अंदर सपोज करो एक केमिस्ट्री के टीचर की रिक्वायरमेंट है या अकाउंट्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉइज को बोलेगा कि अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है या आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस कराओ, हम उनको जॉब ऑफर कर देंगे। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की वजह से क्या होता है, उनको जॉब ऑफर हो जाती है। तो ये रिकमेंडेशन जो देते हैं वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन देते हैं मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट को भी एक अच्छे लोग मिल जाते हैं, उनके बैकग्राउंड्स अच्छे मिल जाते हैं, तो मैनेजमेंट को भी फायदा हो जाता है और मैनेजमेंट को बाहर से
एक सोचे समझे, एक जाने पहचाने लोग अवेलेबल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज की सिफारिश पर जॉब ऑफर करना। फिर होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, गेट हायरिंग रिक्रूटमेंट। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो क्या होता है कि जब कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की जरूरत होती है, जैसे बाइंडर है, फिटर है, प्लम्बर है, या कई बार तो शहरों में अगर आप देखते होंगे हंगरी पॉइंट है आपके शहर में, या कहीं जैपिजा है, या आपके शहर में बीकानेर वाला है, या कहीं, तो वो अपने गेट के बाहर, फैक्ट्री के बाहर क्या करते हैं, गेट लगा देते हैं, एक बोर्ड डिस्प्ले कर देते हैं, उसमें मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर किस टाइप के लोगों की जरूरत है और क्या टाइम होगा, इंटरव्यू का डेट, टाइम, प्लेस, सारी चीजें उस पर मेंशन कर दी जाती है एक फैक्ट्री के बाहर गेट पर बोर्ड लगा करके, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है, कि वन डिस्प्ले बोर्ड इज पेस्ट by the organization in front of the factory gate, and on the respective board it is mentioned all the details of related to the time, place and kind of job it is mentioned। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर गेट हायरिंग भी बोलते हैं। फिर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर, उस टाइम पर जो होता है मैनेजर जो होता है, वो वहां पर सारे जितने भी लोग होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं और मैनेजमेंट अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जॉब ऑफर कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके बाद कहता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। क्या ये कौन लोग होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये वो लोग होते हैं जो कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर बड़े शॉर्ट नोटिस पीरियड के अंदर लेबर अवेलेबल करा देते हैं। अनस्किल्ड टाइप की लेबर होती है। अनस्किल्ड का मतलब इनके पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ये बड़े कम शॉर्ट जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, उस टाइप की लेबर इनके लेबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक तरीके के ठेकेदार की जरूरत होती है ना, लोडिंग, अपलोडिंग, आपको पैकिंग, लेबलिंग के अंदर। तो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बहुत कम शॉर्ट नोटिस पीरियड में कंपनीज को लेबर प्रोवाइड कर देते हैं, अनस्किल्ड टाइप के लेबर प्रोवाइड करते हैं। इनके जो गांव की लेबर होती है, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं, तो ये होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जिनको हम ठेकेदार बोलते हैं। उसके बाद में हमारा वेब पब्लिशिंग। अब ये वेब पब्लिशिंग क्या होता है? वेब पब्लिशिंग का मतलब है ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये इंटरनेट के थ्रू होता है। मतलब क्या होता है कि इंटरनेट पर, यानी वहां होते हैं जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स। तो जॉब सीकर्स, जॉब सीकर्स होते हैं जॉब को सर्च करने वाले, जॉब प्रोवाइडर होते हैं जॉब को प्रोवाइड करने वाले। मतलब नेट पे आप जब देखोगे इंटरनेट पर, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जॉब ऑफर, यानी जॉब आपको मिल जाती है। आपको क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अपने रिज्यूमे, एक प्लेटफॉर्म है जैसे timesjob.com है, naukri.com है, shine.com है, तो इन वेबसाइट्स के थ्रू अपने रिज्यूमे इन पर लगा देते हैं। तो ये हाई प्रोफाइल स्किल्ड जो होते हैं ना, एक तरीके से पढ़े लिखे लोग, उनके लिए ज्यादा बेस्ट होता है। तो जब जॉब प्रोवाइडर जॉब सीकर्स के रिज्यूमे को देखता है, तो अगर उनको उनके अकॉर्डिंग सुटेबल होता है तो वो उनको जॉब ऑफर कर देते हैं। तो ये आपको वेब पब्लिशिंग का मतलब नेट पर मिलेंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मेथड है, वेब पब्लिशिंग। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मेथड है। इसमें क्या होता है, मतलब ये गवर्नमेंट की यूनिट होती है। इसमें जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, वो अपने आप को सबसे पहले इसमें रजिस्टर्ड कराते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। और जब कभी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज राइज करती है ना, तो सबसे पहले प्रेफरेंस उनको देती है जिन्होंने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लिखा रखा है। तो हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। This is the unit of the government. Unemployed people have to register themselves in the employment exchange, and whenever the government arises the vacancies, then government give the preferences to them, those who have been already registered in employment exchange। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो हमारे 7 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और भी आता है, मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। ये भी मार्केट के अंदर अपने ऑफिस वगैरह सेटअप करके रखते हैं। इनके पास स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों टाइप की लेबर होती है, बड़े रिज्यूमे होते हैं। ये भी कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं, कंपनी के साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं, इनके पास एक अच्छा डाटा होता है। तो जैसी कंपनीज के अंदर स्किल्ड या अनस्किल्ड किसी भी टाइप की लेबर की या पढ़े लिखे लोगों की किसी की भी जरूरत होती है ना, तो ये जॉब ऑफर करा देते हैं मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। तो इस तरीके से आज मैंने अपने ये पॉइंट्स पूरे कर दिए रिक्रूटमेंट के दोनों, कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसका नेक्स्ट प्रोसेस, जो थर्ड प्रोसेस है वो है सिलेक्शन। तब तक के लिए ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।